नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन वी ग्रम्बल। क्या कहते हैं जीबी शो? अब उन्होंने देखिए लास्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया कि हम समझते हैं वी आर फ्री, वी हैव गॉट फ्रीडम, हमें पूरी फ्रीडम मिल चुकी है, हम पूरी तरह से फ्री हैं क्योंकि हमें राइट मिल चुका है क्या करने का, वोट देने का। और क्योंकि हमारे पास वोट देने का अधिकार है तो हम क्या हैं, हम फ्री हैं। हम किसी भी लीडर को चूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और हमारे पास क्या टूल है, क्या हमारे पास उस एक वेपन है, वो है हमारा वोट। हमारा वोट इतना ज़्यादा हम अपने लिए ज़रूरी मानते हैं कि हम उससे फील करते हैं कि हम फ्री हैं कोई भी लीडर चुनने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट को वोट देने के लिए। तो यहाँ पर जीबी शो कहते हैं कि क्या आप फ्री हैं, क्योंकि आपको एक एक को तो वोट देना होगा। और आप खुश होते हैं कि आपने एक को वोट देकर दूसरी पार्टी को आपने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, और आप इसे अपनी फ्रीडम मानते हैं। राइट। अब देखिए हमने वोट दे दी और इलेक्शन हो चुके हैं, डिक्लेयर रिजल्ट हो चुका है। अब जो भी गवर्नमेंट आती है तो अब हम क्या करते हैं, व्हेन वी ग्रम्बल। ओके। अब ग्रम्बल मीन्स वी स्टार्ट टू कंप्लेन। अब क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना। हमें रियलाइज़ बाद में होता है कि हमारी उस फ्रीडम का क्या हुआ, हमारे उस वोट का क्या हुआ, क्योंकि हमने वो वोट जिसे दिया था, जिस लीडर को दिया था, वो तो उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया, वो तो वो काम ही नहीं कर पाया। तो हम क्या करते हैं, अब हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। मीन्स, और जब हम कंप्लेन करते हैं, राइट, व्हेन वी ग्रम्बल, तो क्या हम फ्री हैं? मीन्स हमें इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि हम कंप्लेन भी कर सकें। जो भी हमें गलत लग रहा है उसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, इवन हम मरमरिंग भी नहीं कर सकते। क्यों? वी आर टोल्ड, फिर हमें बताया जाता है, जब हम कंप्लेन करते हैं, जब हम शिकायत करते हैं तो हमें क्या बताया जाता है, वी आर टोल्ड दैट ऑल आवर मिजरीज आर आवर ओन डूइंग। ये जितने भी हम दुख या जितनी भी तकलीफ़ें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो भी हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं, या जितनी भी हमारी ये कंप्लेंट है, ये सिर्फ हम हमारे कारण हैं। मीन्स हम अपने दुखों का कारण खुद है। ये सब हमारी क्या है, हमारी ही अपनी डूइंग्स हैं, हमने ही ऐसा किया है। अब जब आपने आपने ही ये सब कुछ किया है तो अब आप ही इसे क्या कीजिए, टॉलरेट कीजिए। फिर हमें बताया जाता है कि ये सब हमारे कारण हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स ही इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हमने गलत आदमी को या गलत लीडर को हमने वोट दिया है। मीन्स अब सब कुछ किस पर डाल दिया जाता है, जो जीबी शो कह रहे हैं, पब्लिक पर। और हमसे बताया जाता है कि ये सारी सफरिंग्स अगर हम सफ़र कर रहे हैं, ये सारी मिजरीज अगर आ रही हैं, तो किसके कारण, आर अवर ओन डूइंग, ये सब हमारे कारनामों के कारण हुआ है। और क्या था, हमने ऐसा क्या किया था, क्योंकि हमने वोट दी थी। और ये क्यों है, बिकॉज वी हैव द वोट, क्योंकि हमारे पास क्या है, वोट देने का अधिकार है। और हमने क्योंकि वोट दिया है तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे जितने भी मिजरीज हैं हमें उसे टॉलरेट करना ही पड़ेगा। और अगर हमारी गलती ये है कि हमने वोट दी है तो फिर हम इस वोट का करें क्या? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट जो जीबी शो कह रहे हैं? हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं क्योंकि हमारे पास वोट देने की फ्रीडम है, हम किसी जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। और जब हमसे फिर बाद में कहा जाता है कि आपने गलत वोट दिया है या आपकी ही गलती है, आपने वोट दिया है, आपने क्यों वोट किया, आप ही तो लाए हो ना इनको यहाँ पर वोट देकर। तो फिर हम उस वोट का करें क्या, फिर वो फ्रीडम कैसी रही, राइट। और जब हम कहते हैं व्हेन वी से, जब हम कहते हैं वोट गुड इज़ द वोट, फिर वोट किस लिए, वोट का फ़ायदा क्या, वोट के एडवांटेज क्या है, फिर इस वोट का हम करें क्या? गुड। तो देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जीबी शो बिल्कुल डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि इस वोट का बेनिफिट क्या है, इस वोट का आखिर पर्पज़ है ही क्या? क्योंकि जब हम फ्री ही नहीं हैं कुछ भी डिसाइड करने में, तो फिर इस वोट से हमें आम लोग होते हैं, जो एक ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा इस वोट से?
और फिर हमें क्या बताया जाता है। अब जब आप पूछते हैं कि वोट देने का क्या फ़ायदा है, वोट बने ही क्यों हैं, क्या इनका रीज़न है, तो फिर हमें क्या बताया जाता है। वी आर टोल्ड दैट वी हैव द फैक्ट्री एक्ट्स एंड द वेजेस बोर्ड्स एंड फ्री एजुकेशन एंड द न्यू डील एंड द डोल एंड वोट मोर, ओके, सो एंड सो एंड सो सो ऑन। इतनी सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। नहीं, देर आर सो मैनी बेनिफिट्स टू वोट। वोट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको क्या मिलेगी, आपको फ्री मेडिसिन मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर आपके एरिया में हॉस्पिटल नहीं है तो आपको आपके वहाँ पर हॉस्पिटल खुलवाए जाएंगे, स्कूल खुलवाए जाएंगे, पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी, आपका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। मीन्स देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर टोल्ड टू ऑर्डिनरी पीपल। और उनको इतनी सारे लालच दिए जाते हैं, इतनी सारी उनको बातें बताई जाती हैं कि आपके वोट देने से आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, आपको फूड मिलेगा, आपको टैबलेट मिलेगा, आपको मोबाइल मिलेगा, और आपको मंथली आपको इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें मिलेंगी। इतना कुछ बताया जाता है। कब? कि वोट देने के ये फ़ायदे हैं। मीन्स आपको सब कुछ क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। और हमें लगता है कि वोट देने से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि ये बेसिक नीड्स हैं, ये बेसिक थिंग्स हैं। रोड है, एजुकेशन है, मेडिसन है, या हॉस्पिटल्स हैं, और जो भी बेसिक थिंग्स होती हैं। और वो कहते हैं कि आपका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। इतनी सारी बातें हमें बताई जाती हैं जब हम पूछते हैं कि वोट देने का फ़ायदा क्या है, आखिर ये वोट है किस लिए। तो जीवी शो ने देखिए कौन सी सेंचुरी में ये सब बातें लिखी थी, और वो सब कुछ काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें कितने सारे लालच दिए जाते हैं, कितनी सारी ऑफरिंग्स के बारे में, और इतनी सारी प्लानिंग्स आइडियाज़ हमें बताए जाते हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में हमारे लिए यूज़फुल होते हैं? एंड द न्यू डील एंड दिस देन दैट, राइट। अब देखिए इनसे अलग जो भी उनको लगता है कि जो एक रीजनेबल मैन है आस्क फॉर, व्हाट मोर कुड एनी रीजनेबल मैन आस्क फॉर। कितना भी समझदार आदमी हो, कितना भी वेल एजुकेटेड हो, और वो इससे अलग वो डिमांड ही क्या कर सकता है, उसे क्या चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन होगा तो बस वो जो भी उसकी मीन्स ड्रीम्स होंगे, डिज़ायर्स होंगी, डिमांड होगी, सिर्फ एक जॉब। एजुकेटेड पर्सन को क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए। और जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, लो क्लास होते हैं, जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती है, सपोज़ कीजिए अगर किसी एरिया में हॉस्पिटल नहीं है तो वो लोग कहेंगे कि हमें तो बस हॉस्पिटल चाहिए। कहीं कच्ची या अच्छी सड़कें नहीं हैं तो वो कहेंगे कि हमारे यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, या किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। मीन्स जो भी उनकी बेसिक बिल्कुल, एक जो समझदार से समझदार आदमी को लगता है कि उसके आसपास ये प्रॉब्लम है तो बस वो उन्हीं के बारे में सोचता है, उनसे अलग वो और कुछ भी नहीं चाहता। और आपने तो देखा होगा कि एक मीन्स छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग अपना देश को बेच देते हैं, वोट दे देते हैं सिर्फ किस लिए कि अगर उनको एक ब्लैंकेट मिल रहा है, एक सूट मिल रहा है, एक बोतल ही मिल रही है, 100-200 रुपीज़ भी अगर मिल रहे हैं उस उनको, तो वो बिल्कुल नहीं सोचते कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और ये स्लेवरी है, ओके, ये गुलामी है। जीबी शो कहते हैं कि क्या हम फ्री हैं, वी आर नॉट फ्री। गॉड। और एक समझदार आदमी, एक जो रीजनेबल मैन होगा, वो इससे अलग कुछ सोच ही नहीं सकता, इससे अलग और उसको कुछ भी, उसकी कोई डिमांड नहीं होती। वी आर रिमाइंडेड दैट, और फिर हमें ये रिमाइंड करवाया जाता है कि देश तुम्हारी वोट से नहीं चल रहा, देश तुम लोगों से नहीं चल रहा है। देश को अगर कोई चला रहे हैं तो वो कौन चला रहे हैं, रिच पर्सन चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? क्योंकि ये देश उनके टैक्स से चल रहा है। जो रिच पर्सन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो वेल्दियर या वेल्दिएस्ट हैं, वो इतना टैक्स देते हैं, इतना टैक्स देते हैं कि उस टैक्स के कारण ही ये कंट्री सरवाइव कर रहा है। आप लोग सिर्फ क्या हैं, यू आर द बर्डन, ओके, आप तो इस कंट्री पर एक बर्डन है। तो इस देश को कौन चला रहे हैं, इस कंट्री को कौन चला रहे हैं, रिच पर्सन, क्योंकि वो टैक्स देते हैं। और कितना देते हैं, अ क्वार्टर, अ थर्ड, और इवन अ हाफ एंड मोर ऑफ देयर इनकम।
इतनी तो वो इनकम भी नहीं करते जितना वो टैक्स दे रहे हैं, या अपनी इनकम का हाफ दे रहे हैं, थर्ड पोर्शन दे रहे हैं, या क्वार्टर दे रहे हैं। मीन्स हमें ये सब बताया जाता है, हमें ये सब याद करवाया जाता है कि जो रिच पर्सन हैं वो इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। अब देखिए, अमीर लोग देश चला रहे हैं, अमीर लोग इस कंट्री को इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जीवी शो का ये कहना है कि जो पुअर पर्सन होते हैं, ओके, क्या उनको भी कभी रिमाइंड करवाया जाता है कि वो कितना ज़्यादा किराया दे रहे हैं? अगर अमीर लोग टैक्स दे रहे हैं तो जो ये गरीब लोग हैं ये क्या दे रहे हैं? ये तो किराया दे रहे हैं। और ये कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तभी तो वो रिचर एंड रिचर हो रहे हैं। मीन्स ये इनका जो 4-5 आवर्स का काम है, जो इनका ये जो काम 4-5 घंटे में कर सकते हैं या आपको इनसे करवाना चाहिए, उसके लिए आप इनको 10-14 आवर्स तक इनसे काम ले रहे हैं। आप इनसे डबल काम ले रहे हैं एक दिन में। और ये क्या दे रहे हैं? ये अगर ये लोग ना हो तो किराया कहाँ से आएगा? ओके, सो यहाँ पर जीवी शो ने कहा है कि सिर्फ हमें बताया जाता है कि इस कंट्री में रिच पर्सन का कंट्रीब्यूशन क्या है, लेकिन कभी भी हमें ये रिमाइंड नहीं करवाया जाता, कभी भी ये नहीं बताया जाता कि कंट्री में जो पुअर हैं वो कितना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी वेजेस, उनका हार्डवर्क और उनका वो रेंट जो देते हैं उसके बारे में कहीं भी कोई बात नहीं होती। बट द पुअर आर नेवर रिमाइंडेड, लेकिन गरीब लोगों को तो कभी रिमाइंड नहीं करवाया जाता दैट दे हैव टू पे दैट मच ऑफ देयर वेजेस एज रेंट, कि उनको कितना ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। देखिए, वो लोग तो, उनकी तो इनकम है, जो रिच पर्सन है उनकी इनकम है, वो अपनी इनकम का हाफ, थर्ड या क्वार्टर दे रहे हैं। लेकिन जो पुअर पर्सन है वो अपनी वेजिस का, राइट, वो तो इनकम नहीं कर रहे हैं ना, उनकी तो मजदूरी है, वो अपनी मजदूरी का कितना रेंट दे रहे हैं, ये कितना रेंट वो पे कर रहे हैं, ये कोई नहीं उनको रिमाइंड करवाता। इन एडिशन टू हैविंग टू वर्क, और बदले में और वो क्या दे रही हैं? बदले में क्या कर रही हैं? वो डबल काम कर रही हैं, टू वर्क ट्वाइस एज लॉन्ग एवरी डे, और हर दिन, ओके, एक दिन नहीं, हर दिन उनको क्या करना पड़ता है? इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो भी थोड़ी बहुत उनको वेजेस मिलती है वो क्या करते हैं? उसको किसको दे रही हैं? एज अ रेंट किसको दे रही हैं? कंट्री को ही दे रही हैं। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में, एज दे वुड नीड इफ़ दे वर फ्री। और इतनी मेहनत तो वो जब भी नहीं करते, अगर वो फ्री होते तो क्या वो इतनी मेहनत करते? क्या वो इतना काम करते? अगर वो फ्री होते, अगर वास्तव में उनके पास फ्रीडम होती, तो क्या वो अपनी वेजिस में से क्या देते? रेंट देते? नो एंड नेवर। वो फ्री नहीं है। एक तो देखिए, एक तो होता है फ्रीडम कि आप अपनी मर्जी से कुछ दे रहे हैं। जो रिच मैन है वो अपनी मर्जी से अपनी इनकम में से टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों से तो जैसे ज़बरदस्ती लिया जाता है, क्योंकि इनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है। और रेंट कितना भी आप बढ़ा दीजिए, गुड। और इनकी जो, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि उनकी वेजेस से ही रेंट काट लिया जाता है, काफ़ी जगह ऐसा होता है। तो यहाँ पर जीबी शो ने इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को बड़ी सीरियसली उन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया है कि पुअर पीपल दे आर ऑलवेज इग्नोर्ड, डिस्कार्डेड, और हम कहते हैं वी आर फ्री, हम मान लेते हैं कि हम फ्री हैं। अब यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ा एक सीरियस इशू पर वो बात कर रही हैं, और फ्रीडम को लेकर उन्होंने बताया है कि किस किस फील्ड में हम स्लेव हैं, कहाँ स्लेवरी है, हमारे पास कोई भी किसी तरह की फ्रीडम नहीं है, और लास्ट में हमारी ही गलती निकाली जाती है। उसके बाद कहते हैं कि अगर कंट्री में, अगर कहीं भी किसी को भी ये लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ओके, किसी भी फील्ड में, तो जब कोई उसको क्या करता है? प्रोटेस्ट करता है उसके अगेंस्ट। सपोज कीजिए कि कोई भी कुछ भी हमें गलत लगा, अब जीबी शो ही है, व्हाट ही इज़ डूइंग हियर, तो वो भी तो प्रोटेस्ट ही कर रही हैं अपनी पेन के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू, तो वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट ही कर रही हैं। तो जब भी कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो फिर क्या होता है? उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि या तो वो ट्रेटर है, या वो मैड है, या फिर वो किलर है। और इस तरीके से
उस पर यहाँ पर एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं जीबी शो, व्हेन एवर फेमस राइटर्स, और जो भी फेमस राइटर्स है, क्योंकि वो अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो भी हमारी सराउंडिंग्स में कुछ भी गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन या ह्यूमिलिएशन हो रहा है, उसको हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें हमारी आवाज़ उठानी चाहिए। और जब कुछ फेमस राइटर्स ऐसा करते हैं, ओके, प्रोटेस्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, इस इम्पोस्चर के अगेंस्ट, इस हिपोक्रेसी के अगेंस्ट, इस इनजस्टिस या एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि किसने किया था, से वोल्टेयर एंड रूसो एंड टॉम पेन इन द 18th सेंचुरी, जैसा किसने किया था। तो यहाँ पर जीबी शो बिल्कुल क्लियर बता रही हैं कि कुछ फेमस राइटर्स थे, उन्होंने इन सब बातों के अगेंस्ट, मीन्स वो लेबर के फेवर में बोले थे, उन्होंने वेजेस पर इस तरह की बातें की थी और उन्होंने बताया था कि ये कितना गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जो फेमस राइटर्स थे, वॉल्टेयर, रूसो, टॉम पेन, और बिलोंग करते थे ये 18th सेंचुरी को, तो ये वो फेमस राइटर्स थे जिन्होंने इस हिपोक्रेसी के अगेंस्ट, इस इम्पोस्चर के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। मीन्स हर कोई नहीं कर सकता, तो अपने पेन को उन्होंने यूज़ किया और अपनी राइटिंग्स में उन्होंने इस पर फोकस किया कि ये सब गलत है। कोबेट, शैली, कार्ल मार्क्स, ओके, कार्ल मार्क्स तो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं इसी बात के लिए। कार्ल मार्क्स ने तो पूरा ही लेबर के बारे में ही बात की थी कि कितना गलत उनके साथ हो रहा है। एंड लेस्ली इन द 19th सेंचुरी, तो ये वो फेमस राइटर हैं, 18th सेंचुरी में भी ये प्रोटेस्ट किया गया, 19th सेंचुरी में भी किया गया। एंड इवन लेनिन एंड ट्रोट्स्काई इन द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी में भी देखिए 18th देन 19th, ऐसा नहीं है, हर इरा में, हर एज में हर फेमस राइटर कोई ना कोई ये आवाज़ उठाता है, इसके अगेंस्ट जाता है। जो भी उसके पास पावर होती है, अगर उसके पास ऑरेटरी स्किल है तो वो अपनी ऑरेटरी स्किल से उसका प्रोटेस्ट करेगा, अगर किसी के पास पेन की पावर है तो वो पेन के थ्रू ये काम करेगा। यू आर टॉट, फिर आपको क्या बताया जाता है, जब फेमस राइटर्स भी इस तरह की बातें करते हैं, जैसे जीवी शो यहाँ पर कर रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कहाँ फ्री हैं, हमें बचपन से बताया जाता है कि हम फ्री हैं, यू आर फ्री, यू आर फ्री, लेकिन हम किसी भी एंगल से अगर हमें लगता है कि हम फ्रीडम हमारे पास नहीं है, तो जब इस तरह की बातें फेमस राइटर्स प्रोटेस्ट करते हैं अपने वर्क्स में, तो फिर हमें यू आर टोट, फिर हमें क्या सिखाया जाता है, दैट दे आर एथेइस्ट, दे आर लिबर्टाइन्स, दे आर मर्डरर्स, दे आर स्काउंड्रल्स, ओके, दिस एंड दैट। फिर उनके बारे में इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको रास्कल कहा जाता है, किलर कहा जाता है, उनको लिबर्टाइन्स कहा जाता है, एथेइस्ट कहा जाता है। तो उनको देखिए इतना ज़्यादा उनकी इमेज स्पॉइल कर दी जाती है, उनको इस तरीके से नाम दिए जाते हैं कि जैसे पूरे वो विलेन हैं, मीन्स वो जो भी कर रही हैं वो कंट्री के अगेंस्ट कर रही हैं, वो सही नहीं है, वो एक तरह से अगर कहें तो देशद्रोही हैं या गद्दार हैं, और इस तरह के नाम देकर उनको, जैसे कि शैली को आपने देखा था, शैली के बारे में तो मैड कहा गया था उसको कम्प्लीटली, कि वो पूरी तरह से मैड हैं। और इनको ना इस तरह के राइटर्स को क्या कर दिया जाता है, फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, पूरी तरह से इनको मार्जिन पर रख दिया जाता है कि ये पागल हो चुके हैं, ये पूरी तरह से क्या हैं, मर्डरर हैं। और स्काउंड्रल तक उनको वर्ड दिया जाता है, स्काउंड्रल तक उनका नाम रख दिया जाता है, जिसे कहते हैं रास्कल, ओके, ये रास्कल हैं। और जीवी शो कह रही हैं कि अब क्या कर सकते हैं, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो फिर उसके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। अगर कोई देश के वेलफेयर के बारे में सोचता है, कोई क्रांतिकारी होता है, जो कोई एक्शन भी लेता है, तो उसे क्या कह दिया जाता है कि वो देशद्रोही है और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। एंड ऑफन इट इज़ मेड, और हमेशा क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें ध्यान रखना कि वो बात कर रहे हैं इन फेमस राइटर्स की, जो जो इतने ज़्यादा वेल नोन हैं, यूनिवर्सल लेवल पर उनका नेम एंड फेम वो अचीव कर चुके हैं, और उन्होंने हमेशा बात की है, जो ये वेजिस बेस्ड पर्सन होते हैं,
वेजिस पर काम करते हैं, जो लेबर होती है इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में, जो ये डाउन ट्रोडन हेल्पलेस पुअर पर्सन होते हैं, जिनके पास ना रहने के लिए कमरे होते हैं, ना ही खाने के लिए ठीक से अच्छा फूड होता है, और काफ़ी बुरी हालत में ये वहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनसे काफ़ी ज़्यादा वर्क करवाया जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में काफ़ी राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में लिखा है, उनका फेवर लिया है, उनके बारे में बात की है। और जब कोई ऐसा करता है तो फिर उसे ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और कौन करते हैं? लीडर्स करते हैं। देन यू आर टोट, ओके, फिर उनके बारे में ऐसी बातें की जाती हैं। एंड ओफन इट इज़ मेड अ क्रिमिनल ऑफेंस, और हमेशा ये दिखाया जाता है कि ये सब लोग जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये क्रिमिनल हैं। ओके, ये बहुत बड़ा क्राइम है। मीन्स उनका प्रोटेस्ट एक तरीके से क्या माना जाता है कि उनका ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये एक क्राइम है, और क्राइम है तो इसीलिए उनको क्या होना चाहिए? दे मस्ट बी आइदर पनिश्ड और इग्नोर्ड। उनको पूरी तरह से क्या कर दें? उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो उनको क्रिमिनल माना जाता है, और उनकी जो राइटिंग्स है, उनकी बुक्स है या उनके वर्क्स हैं, उनको क्या किया कर दिया जाएगा? डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, कि ना तो आप उन्हें बाई कर सकते हैं, मीन्स ना तो आप उन्हें खरीद सकते हैं, अगर आप खरीदेंगे तो आप भी क्राइम कर रहे हैं। उनकी राइटिंग्स को एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस बताकर ना तो आप उन्हें खरीद सकते हैं उनकी बुक्स को, ना ही आप उन्हें बेच सकते हैं, और पूरी तरह से उनकी बुक्स को क्या कर दिया जाता है? डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मीन्स उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो भी इन बुक्स को खरीदेगा, जो भी इन बुक्स को बेचेगा, वो भी क्या है? वो भी बहुत बड़ा एक क्राइम है, जुर्म है, और उसको भी सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से कोई भी अपनी बात नहीं रख पाता। इफ़ देयर डिसाइपल्स, और चलिए उसके बाद भी हिम्मत कर कर लोग क्या करते हैं? जो उनके डिसाइपल्स होते हैं, किसके डिसाइपल्स होते हैं, किसके फॉलोवर्स होते हैं? जो ये फेमस राइटर्स हैं, ओके, जिनके उन्होंने यहाँ पर नाम लिए हैं, काफ़ी फेमस है नो डाउट। अलग अलग सेंचुरी में ये आए हैं, अलग अलग सेंचुरीज़ में इन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं उनके बारे में वो आवाज़ उठाएं, उनके बारे में बोलें, उनकी हेल्प करें। और फिर उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, उनके डिसाइपल्स होते हैं, गुड, वो क्या करते हैं? फिर वो रेवोल्यूशन करते हैं। वो तो करेंगे रेवोल्यूशन, क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। तो जो ये रेवोल्यूशनरीज होते हैं, जब उनके डिसाइपल होते हैं, जब वो किसी तरह का कोई आंदोलन करते हैं या क्रांति करते हैं, तो क्या होता है? फिर इंग्लैंड इमीडिएटली मेक्स वॉर ऑन देम। और फिर कोई भी कंट्री यहाँ पर, क्योंकि वो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड इन डिसाइपल्स पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। मीन्स इनसे लड़ाई लड़ता है, इन पर युद्ध छेड़ देता है कहीं तो। और इनके जैसे कहते हैं ना कि उनको क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये तो स्काउंड्रल हैं और ये क्रिमिनल हैं, इनकी हेल्प नहीं होनी चाहिए। और उन पर पूरी तरह से क्या करता है? इस क्या दैट इज मेक्स वॉर ऑन देम, और फिर उन पर लड़ाई कर देता है। एंड लैंड्स मनी टू दी अदर पावर्स, और जो दूसरे पावरफुल कंट्रीज़ हैं, स्टेट हैं, या दूसरे पावरफुल लीडर्स या कुछ भी है, जो भी पावरफुल होते हैं, अदर पावर्स से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ क्या करते हैं? दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प लेते हैं उन रेवोल्यूशनरीज़ को काम करने के लिए, या उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। कुछ स्टेट्स हैं तो वो दूसरे स्टेट्स की हेल्प लेते हैं, कुछ लीडर्स दूसरे लीडर्स की हेल्प लेते हैं, दूसरी पार्टीज़ की भी हेल्प ली जाती है, ताकि उनको पूरी तरह से शट किया जा सके, या साइलेंट किया जा सके, या उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो यहाँ पर जीबी शो ने सारी ही बातें कह दी हैं कि वो उन पर लड़ाई छेड़ देते हैं, उन पर युद्ध कर देते हैं। ऐसे जो डिसाइपल होते हैं उनके, अगर वो हिम्मत करते हैं आगे आने की, और उसके बाद वो लैंड्स मनी, पैसे तक देते हैं। जो अपने कंट्री का पैसा होता है वो दूसरे कंट्रीज़, दूसरी पावर को देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो उनको ज्वाइन करे। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा इंग्लैंड के बारे में लिखा है कि इंग्लैंड फिर इस तरह के डिसाइपल्स पर क्या करता है? अटैक करता है, और वो फिर पैसा भी उधार देता है दूसरी जो अदर पावर्स होती हैं उनको, या अदर कंट्रीज़ को, ताकि वो कंट्री उसे ज्वाइन करे। किसे? इंग्लैंड को ज्वाइन कर ले। इनफोर्सिंग द रेवोल्यूशनरी इनफोर्सिंग द रेवोल्यूशनिस्ट रीस्टोर द स्लेव ऑर्डर।
और उनको फोर्स करे। जो ये रेवोल्यूशनरीज होते हैं, जो ये क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि क्रांति कर रही हैं, ये गलत बातों का विरोध कर रही हैं, तो ये रेवोल्यूशन ला रही हैं, तो इनको रीस्टोर कर सके। क्योंकि अब ये क्या बन चुके हैं, क्रांतिकारी बन चुके हैं। और इनको हमें क्या बनाना है, इनको तो हमें गुलाम बनाना है, ताकि हम इनको एक फिट ऑर्डर में ला सके। जो इनका ऑर्डर क्या था कि ये गुलाम थे, ये हमारी गुलामी करते थे, जो हम इनसे कहते थे, जैसा कहते थे, ये वही करते थे। लेकिन अब ये क्या हो चुका है, उस ऑर्डर से बाहर हो चुके हैं। कौन से ऑर्डर से बाहर हो चुके हैं, जो एक स्लेवरी का ऑर्डर था, जो एक स्लेवरी की लाइन थी। जैसे वो ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो उनके स्लेव थे, तो वो कुछ भी बोलेंगे नहीं। लेकिन अब वो क्या बन चुके हैं, अब तो वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, अब तो वो क्रांतिकारी बन चुके हैं। तो इसके लिए वो दूसरों की, जो पावरफुल कंट्रीज़ या स्टेट या पर्सन लीडर्स होते हैं, वो उनकी हेल्प लेते हैं, ताकि उन रेवोल्यूशनरीज को, उन क्रांतिकारी को वापस फिर गुलामी वाले रास्ते पर वो ला सकें। तो यहाँ पर जीबी शो बहुत ज़्यादा सीरियस बातें बता रही हैं। और ये देखिए किस सेंचुरी में ये सब लिखा गया है। कमेंट है फ्रीडम पर, एक सार्केस्टिक यहाँ पर वो रिमार्क दे रहे हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या कंट्रीज़ हैं, और किस तरह से दबाई जाती है जो सच की आवाज़ होती है। When this combination was सक्सेसफुल, और अगर ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है, कौन सा कॉम्बिनेशन, पहले इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं, वो किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है, ओके, और कॉम्बिनेशन किसका, इंग्लैंड का और जो अदर पावर्स होती हैं, तो वो दोनों क्या हो गई, आपस में उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया ना। मीन्स ये जो अदर पावर्स होती हैं, अदर कंट्रीज़ होते हैं, अब ये इंग्लैंड को ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड ने उनको क्या दिया है, इंग्लैंड ने उनको पैसा दिया है, उनको मनी दिया है, उधार दिया है, या उनको पैसा दिया है उनको ज्वाइन करने का, इन रेवोल्यूशनरी को रीस्टोर करने का। तो जब ये कॉम्बिनेशन, जब ये उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है, जैसा कहाँ हुआ था, वाटरलू में हुआ था, सेम ऐसा वाटरलू में हुआ था। अब क्योंकि वो सक्सेसफुल हो जाता है उनका वो कॉम्बिनेशन, तो ये जीत हो गई किसकी, इंग्लैंड की जीत हो गई, एक पार्टिकुलर कंट्री की जीत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस रेवोल्यूशन को क्या कर दिया, फेल कर दिया। उनके इस मिशन को पूरी तरह से फेल कर दिया गया है। और ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, इनकी आवाज़ों को दबा दिया गया है, इनको वापस पहले की तरह स्लेव बना दिया गया है। अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, और पूरी तरह से ये साइलेंट रहेंगे अपने पेन के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू। अब ये कभी भी एंटी या प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि एंटी अब ये बात नहीं करेंगे तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अपोज नहीं जाएंगे। और जब ये विक्ट्री उनको मिल जाती है, उनके ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, द विक्ट्री वॉज एडवर्टाइज्ड एज अनदर ट्रम्फ फॉर ब्रिटिश फ्रीडम। फिर इस विक्ट्री को इतना ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है, ऐसे लगता है जैसे कि एक फ्रीडम मिली हो, किसको, ब्रिटेन को, ब्रिटिश फ्रीडम माना जाता है इसे। जैसे कि इंग्लैंड ने एक दूसरी फ्रीडम गेन कर ली हो और बहुत बड़ी जीत उनको मिल गई हो। मीन्स सही लोगों की आवाज़ें दबाकर, किसी का राइट छीन कर, किसी का हक छीन कर, आपको लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी जीत गेन की है और इसे आप फ्रीडम मानते हैं। पूरी तरह से वो उसे क्या करते हैं, फिर सेलिब्रेट करते हैं अपनी इस विक्ट्री को। लेकिन कब करते हैं, जब वो इस रेवोल्यूशन को क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं, या उनकी आवाज़ को दबा देते हैं। तो ये जीत हो जाती है उस कंट्री की। एंड द ब्रिटिश वेज स्लेव्स। अब यहाँ पर देखिए जो ब्रिटिश के बारे में लिखा है, वो लिखा है जो ब्रिटिश वेज स्लेव्स होते हैं वो अभी भी गुलाम हैं। पहले भी वो गुलाम थे, वो अभी भी गुलाम हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि पहले जब वो स्लेव थे तो वो वेज पर नहीं थे, राइट। बस अब क्या है, अब उन्हें पैसे मिल रहे हैं, अब उन्हें सैलरी मिल रही है। अब उनका एक टाइम फिक्स कर दिया गया है कि आपको इतने बजे से इतने टाइम टू इतने टाइम तक आपने वर्क करना है और उसके बदले में आपको इतनी वेज मिलेगी। जो सैलरीड पर्सन है, मीन्स आपको इतना रेमनरेशन या आपको इतना वेतन मिलेगा। सो एंड द ब्रिटिश वेज स्लेव्स। अब यहाँ पर ये जो ब्रिटिश
एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं या जो जॉब करते हैं ऑफिस में, ये सब क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू मॉर्निंग। जबकि उनको क्या करना चाहिए, उनको तो रोना चाहिए, उनको शोक मनाना चाहिए, उनको दुखी होना चाहिए, उनको इस उनकी ये जीत नहीं है, उनकी तो ये हार है। क्योंकि बात किसकी कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे थे, किसके लिए आवाज़ें उठा रहे थे, इन ब्रिटिश वेज स्लेव के लिए ही तो वो आवाज़ें उठा रहे थे। और वो खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको क्या मिल गई, उनको फ्रीडम मिल गई, उनको एक बहुत बड़ी उन्होंने विक्ट्री गेन कर ली है। लेकिन वो रोने की बजाय, ओके, दुख या शोक मनाने की बजाय वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू मॉर्निंग, शोक मनाने की जगह वो क्या करते हैं, ये जो ब्रिटिश वेज स्लेव्स हैं वो खुश होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं और उनको ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कितनी बड़ी फ्रीडम उनको मिल चुकी हो। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर जेबी शो कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं, दैट इज लाइक लॉर्ड बायरन लाइक पीबी शैली, जॉन कीट्स। जैसे कि लॉर्ड बायरन ने क्या किया था, शोक मनाया था। लॉर्ड बायरन काफ़ी दुखी हुए थे जब ये कॉम्बिनेशन वाटरलू में सक्सेसफुल हो गया था इंग्लैंड और अदर पावर्स के बीच में, जो अगेंस्ट था किसके, इस रेवोल्यूशन के, जो उनके डिसाइपल्स कर रहे थे, जो फेमस राइटर्स थे। तो यहाँ पर लॉर्ड बायरन काफ़ी दुखी हुए थे, उन्होंने काफ़ी शोक मनाया था और उन्होंने कहा था ये हमारी हार है, जो ब्रिटिश इस वेज स्लेव हैं ये हम लोगों की हार है। लेकिन हमें उनकी तरह दुखी नहीं हुए, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे लिए था। तो यहाँ पर वो लॉर्ड बायरन को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो समझदार लोग हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन्हें पता है कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। अब यही रीज़न है कि देखिए जेबी शोबे एक फेमस राइटर हैं और फिर इतनी ज़्यादा मीन्स वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गलत को ओपनली वो कह रहे हैं, फियरलेस हैं वो, उनकी पर्सनैलिटी, उनके थॉट्स पूरी तरह से वो किसी से नहीं डरते और बिना डरे देखिए अपनी बात वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि लॉर्ड बायरन बिलीव्ड इट ऑल एंड चीयर्ड एंथुजियास्टिकली। और जो इसने ब्रिटिश जो वेज स्लेव्स थे इन्होंने बिलीव कर लिया। जब क्या बिलीव कर लिया, जैसे कि जब उनको ये बताया गया कि वो लोग क्या थे। अब देखिए हम लोग क्या बिलीव कर लेते हैं, जैसे जो भी हमें बताया जाता है हम बिलीव कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा तो जो वेज स्लेव्स होते हैं, जो मजदूरी पर काम करते हैं और सभी मजदूरी पर ही काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, सैलरीड रेमनरेशन वाले, सब के लिए यहाँ पर उन्होंने बोला है। हम किस पर विश्वास कर लेते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं, ओके, जो भी हमें बताया जाता है, वॉट एवर वी आर टोल्ड वी ऑलवेज बिलीव। और हमें क्या बताया जाता है, देवर दिस एंड देवर दैट। तो उनके बारे में जो भी हमें बताया जाता है कि नहीं वो गद्दार थे, वो आतंकवादी थे, वो स्काउंड्रल्स थे, वो मर्डरर्स थे, वो दिस एंड दैट, जो भी बताया जाता है उनके बारे में हम उस पर ईजिली क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और विश्वास ही नहीं करते, हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं उनकी हार को, उनकी फेलर को, और पूरे एंथुसिज्म के साथ हम क्या करते हैं, चीयर अप करते हैं। व्हेन द रेवोल्यूशन विंस ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन अगर इसकी जगह क्या हो जाता है, अब देखिए यहाँ पर जीवी शो ने दूसरी बात भी कही है कि अगर वो फेल हो रहे हैं, मीन्स अगर इंग्लैंड जीत रहा है और रेवोल्यूशन फेल हो जाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो गलत थे, राइट। उनको इतने सारे वर्ड्स जो हमने ऊपर दिए हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी। लेकिन अगर अपोजिट हो जाता है, अगर ऐसे में कंट्री फेल हो जाता है और जीत किसकी हो जाती है, रेवोल्यूशन की, जो क्रांति करते हैं, अगर क्रांतिकारी जीत जाते हैं, अगर इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन होता है, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना, रशिया में भी आपने रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब जैसे जैसे क्रांति होती है और अगर वो रेवोल्यूशन, वो क्रांति सक्सेसफुल हो जाती है, तो अब देखिए अब क्या होता है, अब किस तरह से वो चेंज कर लेते हैं। व्हेन द रेवोल्यूशन विंस, और अगर क्रांति जीत जाती है,
एज इट डिड इन रशिया इन 1922। जैसे कि अब जीत किसकी हुई थी, रेवोल्यूशन की जीत हुई थी, ये क्रांतिकारी जीत गए थे जो भी रेवोल्यूशनरीज थे। और कब, जैसे कि रसिया में हुआ था 1922 में। द फाइटिंग स्टॉप्स, तो अब क्या होगा, अब लड़ाई रुक जाएगी। अब जो लड़ाई उन पर छेड़ी थी ना, उन क्रांतिकारियों पर, अब वो लड़ाई रोक दी जाएगी क्योंकि अब उनकी जीत हो गई है। बट द अब्यूज, द कैल्यूमनीज, द लाइज कंटिन्यू, लेकिन फिर भी उनके बारे में गलत बातें, झूठ उनके बारे में बोलते रहेंगे, अलग अलग तरीके के नाम उनको देते रहेंगे, उनको गालियाँ देते रहेंगे और काफ़ी कुछ उनके बारे में बोला जाएगा। वो सब चलता रहेगा, वो सब कंटिन्यू रहेगा कि इतनी सारी गलत बातें उनके बारे में कही जाएंगी। किसके बारे में, जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो क्रांति लाना चाहते हैं, तो उनके बारे में उनको गालियाँ दी जाएंगी, उनके बारे में झूठ बोला जाएगा, उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाएगी, अलग अलग तरीके के नामों से उनको बुलाया जाएगा। और ये कंटिन्यू रहता है। कब तक रहता है, कब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, until the revolutionized state grows into a first rate military power। जब तक कि ये रेवोल्यूशन, जब तक कि ये रेवोल्यूशनरी किस में ना कन्वर्ट हो जाएं, किस में ना ग्रो हो जाएं, फर्स्ट रेट मिलिट्री पावर, उनकी इतनी पावर ना हो जाए जितनी एक मिलिट्री पावर होती है, तब तक ये चलता रहता है। और जैसे ही इतनी सक्सेसफुल हो जाती है क्रांति, तो फिर क्या होता है, देन आवर डिप्लोमैटिस्ट, अब हमारे जो डिप्लोमैटिस्ट हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट हैं, अब ये पूरी तरह से क्या करते हैं, आफ्टर हैविंग 4 years डिनाउंस्ड, जो अब तक सालों से, इतने सालों से इनको क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनको डिनाउंस कर रहे थे, इनको अब्यूज़ कर रहे थे, इनके बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अब वो क्या करते हैं, फ़ौरन से चेंज हो जाते हैं। गुड, क्योंकि अब उधर पावर चली गई, अब पब्लिक उधर चली गई, तो वो क्या करते हैं, डिप्लोमेटिस्ट जो इतने सालों से इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनको इतने गलत तरीके से इन पर एलिगेशन लगा रहे थे, द रेवोल्यूशनरी लीडर्स एज द मोस्ट एबोमिनेबल विलेन, और जो रेवोल्यूशनरी के लीडर थे उनको क्या मानकर चल रहे थे कि ये विलेन हैं, टायरेंट्स हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा क्रूर हैं, कैलस हैं, क्रूल हैं, और ये विलेंस हैं, हेटफुल विलेंस हैं। दे नीड टू बी हेटेड, हमें इनसे नफ़रत करनी चाहिए और हमें इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। जो भी रेवोल्यूशनरी के लीडर्स थे वो उनको क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सालों से। अब वही डिप्लोमेटिस्ट, अब वही लीडर्स, ओके, इन रेवोल्यूशनरी लीडर्स को, जिनको अब तक वो गालियाँ देते हुए आ रहे थे, विलेन बोल रहे थे, क्रूल बोल रहे थे, वही डिप्लोमेटिस्ट अब क्या करते हैं, वो राइट टर्न लेते हैं और इनको अब डिनर पर इनवाइट करते हैं। तो जीबी शो ने कितना ज़्यादा यहाँ पर ओपनली बताया है कि ये जो लीडर्स होते हैं, डिप्लोमेटिस्ट हैं, और ये किस तरीके से रेवोल्यूशनरी लीडर्स के साथ बिहेव करते हैं। अब जैसे ही उनको लगता है कि पावर उनके पास है, वो सक्सेसफुल हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं लीडर्स को, जिनको वो कभी विलेन बताते थे, कभी किलर बताते थे, और उनको वो डिनर पर इनवाइट करते हैं। मीन्स अब उनके साथ वो अपनी कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि वो उनके साथ हैं, उनके साथ जैसे फ़ोटो लेते हैं या मीडिया में आना चाहते हैं, और उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी पोजीशन को किसी तरह का कोई हार्म पहुंच जाए। तो यहाँ पर जीबी शो ने बहुत अच्छी डिटेल में ये सब बताया है दैट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Then our diplomatists, after having 4 years, denounced the revolutionary leaders as the most abominable villains. Okay, abominable जो hateful होते हैं, and tyrants have to do a right turn and invite them to dinner. अब वही लोग उनको डिनर पर बुलाते हैं अपने यहाँ, राइट। फर्दर जीबी शो सेज क्या कहते हैं, अब वो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। नाउ दो दिस प्रोडिजियस मास ऑफ हम्बग, ओके, ये जो प्रोडिजियस मास है, प्रोडिजियस मास जो वेरी लार्ज मास होता है, और किसका ग्रुप, इतने जो लोग होते हैं,
लार्ज स्केल पर कौन से लोग होते हैं ये, जो हम्बग होते हैं। हम्बग जिनका पूरी तरह से उनका बिहेवियर फेक होता है, मीन्स हिपोक्रिट टाइप के जो ये लोग होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। पूरा एक ग्रुप है इनका, और इतने लार्ज क्वांटिटी में ये हैं कि इनका बिहेवियर फॉल्स होता है, इनकी कन्वर्सेशन फॉल्स होती है, इनके प्रोमिसेस फॉल्स होते हैं, मीन्स जो भी ये कहते हैं, और ये सब पूरी तरह से क्या है, फेक है। कह सकते हैं कि हिपोक्रिट पीपल, जो पाखंडी होते हैं और जिनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी पीछे आपने देखा था, जो ऊपर पैराग्राफ में जीबी शो ने क्या बताया था कि ये क्या करते हैं कि फ़ौरन टर्न कर लेते हैं, अपना राइट टर्न मीन्स ये एकदम से पार्टी चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही ये देखते हैं कि अब वो हार रहे हैं और रेवोल्यूशनरी जीत रहे हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, उनको फ़ौरन डिनर पर इनवाइट कर लेते हैं। तो ये वो लोग हैं जो हिपोक्रिट हैं, हम्बग हैं, और इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनका बिहेवियर, इनकी टॉक, सब कुछ क्या है, पूरी तरह से हम्बग है, पूरी तरह से फेक है। गुड। सो नाउ दो दिस प्रोडिजियस मास ऑफ हम्बग, ये लीडर्स कह सकते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, गवर्नमेंट में जो भी जिस तरह के लोग यहाँ पर जीबी शो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वही हैं जो डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं, इज़ मेंट टू डिल्यूड द एनस्लेव्ड मासेस ओनली। और इनका काम सिर्फ क्या होता है, जो ये प्रोडिजियस मास होते हैं, जो लार्ज ये एक मास होता है पाखंडी लोगों का, हिपोक्रिटिक लोगों का, ये पूरी तरह से डिल्यूड करते हैं। डिल्यूड से मतलब ये मिस गाइड करते हैं, और ये भ्रम में रखते हैं किसको, जो एनस्लेव्ड मासेस होती है। अब देखिए, दो ग्रुप थे ना, एक तो मास्टर का ग्रुप था और एक स्लेव का, कि एक तो वो साइड है जहाँ पर सिर्फ मास्टर्स लोग रहते हैं, और दूसरी साइड जहाँ पर गुलाम रहते हैं, स्लेव रहते हैं। और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, हिपोक्रिट होते हैं, इनका काम सिर्फ क्या होता है, इन एनस्लेव मासेस को डिल्यूड करना, इनको हमेशा एक भ्रम में रखना और इनको मिसगाइड करना। उनको किस भ्रम में रखा जाता है, दैट यू आर स्लेव, ओके, तुम स्लेव हो, तुम गुलाम हो, और जो तुम कर रहे हो यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। इट एंड्स इन डिल्यूडिंग द मास्टर क्लास मच मोर कम्प्लीटली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्लेव्स होते हैं, एनस्लेव्ड मासेस है, वही डिल्यूजन में रहती है, वही भ्रम में रहती है। इससे ज़्यादा भ्रम तो किसको मिलता है, जो मास्टर क्लास होते हैं, वो भी अलग नहीं है इनसे, वो भी इसी डिल्यूजन में रहती हैं, उनको भी यही भ्रम होता है, उनको भी यही अपने बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब यहाँ पर जीबी शो इतना ज़्यादा मीनिंगफुल बता रहे हैं कि दोनों ही डिल्यूड है, यहाँ पर स्लेव भी डिल्यूड है और मास्टर्स भी डिल्यूड है। स्लेव मानते हैं कि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है, उनका काम ही यही है, क्या करना, मास्टर्स की सेवा करना, उनके हमेशा गुलाम बनकर रहना। और सेम वही इल्यूज़न मास्टर क्लास के अंदर भी है। उनको हमेशा ये लगता है कि उनसे अच्छा कोई नहीं है, वो बेस्ट हैं, सुपीरियर हैं, और वो बने ही इसीलिए हैं कि ये लोग उनकी सेवा करें। तो मास्टर क्लास भी क्या रहती है, हमेशा भ्रम में रहती है, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानती है। और स्लेव का भ्रम क्या होता है कि वो अपने आप को इन्फीरियर मानती है। लेकिन इन दोनों को ये कौन भ्रम में रखता है, गुलामों को और मास्टर्स को ये भ्रम में रखे जाते हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं। यही इन दोनों को हमेशा इसी इल्यूज़न में रखती है कि आप गुलाम हैं और आप मास्टर हैं। A gentleman whose mind has been formed at a preparatory school। और ये एक जो जेंटलमैन होता है, जेंटलमैन यहाँ पर स्लेव तो नहीं होगा, स्लेव तो जेंटलमैन हो ही नहीं सकता। जो सर्वेंट्स होते हैं या स्लेव होते हैं, लेबर क्लास होती है, वो जेंटलमैन, यहाँ पर जेंटलमैन वो नहीं है। जेंटलमैन किसके लिए यूज़ किया गया है, जो मास्टर क्लास है। और इनका जो ये माइंड इस तरीके से सेट किया जाता है, इनकी जो मेंटलिटी, इनकी थिंकिंग इस तरीके से फॉर्म की जाती है, दैट यू आर द बेस्ट, यू आर सुपीरियर, यू आर द मास्टर एंड यू मस्ट बी सर्व्ड बाय देम। ओके, आपको तो इसी तरीके से ट्रीट करा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस अर्थ पर क्या हैं, आप सुपीरियर हैं।
उनको उनकी इस तरह की जो थिंकिंग फॉर्म की जाती है वो कहाँ से होती है? प्रिपैरेटरी स्कूल, जो ये प्राइमरी स्कूल होते हैं, मीन्स उनको बचपन से यही सिखाया जाता है, उनको बचपन से यही बताया जाता है कि यू आर द बेस्ट, यू आर सुपीरियर। और ये कहाँ से सीखते हैं? वो जो भी हमारी बेसिक एजुकेशन होती है स्कूल से ही उनको ये सब सिखाया जाने लगता है। क्योंकि देखिए स्कूल में अब लेबर या स्लेव के बच्चे तो नहीं जाएंगे, वो तो एजुकेशन गेन करने में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है या वो नहीं ले पाते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पर जीबी शो कहना चाहते हैं कि स्कूल में भी किसके बच्चे जाते हैं? इन मास्टर्स के बच्चे जाते हैं, इन्हीं जेंटलमैन के बच्चे जाते हैं जो अच्छे स्कूल्स होते हैं। और वहाँ पर इनको जिस तरह की एजुकेशन दी जाती है, जिस तरीके से इनकी थिंकिंग को जो शेप या फॉर्म में लाया जाता है, वो कहाँ? इन्हीं स्कूल्स में। बेसिक स्कूल्स या जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं फॉर द सन्स ऑफ जेंटलमैन। ओके, ये जेंटलमैन इनके बच्चे यहीं से ये सब कुछ सीखते हैं कि वो बेस्ट हैं, वो सुपीरियर हैं। और क्योंकि वो एजुकेशन गेन कर रहे हैं तो वो उनसे ज़्यादा बेटर हैं जो एजुकेशन गेन नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो स्कूल जाते हैं वो अपने आप को क्या मानने लगते हैं? दैट वी आर द बेस्ट। ओके, हम इनसे डिफरेंट हैं। किससे? जो इलिटरेट हैं, जो अनएजुकेटेड हैं या लेस एजुकेटेड हैं, कि हम इनसे सुपीरियर हैं, हम इनसे बेटर हैं, हम फाइनर हैं। और ये फिर यही सेम ये फॉलो होता रहता है, ये चलता रहता है। फिर उनको यही बात कहाँ सिखाई जाती है? फिर वो कहाँ एंट्री एडमिशन लेते हैं? पब्लिक स्कूल में। वहाँ भी उनको और ज़्यादा उनको यही बेटरमेंट मिलता है, दैट यू आर बेटर। एंड फिर यही सेम जो उनका करिकुलम होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, पब्लिक स्कूल में हो या प्राइमरी स्कूल में हो, कहीं भी चले जाएंगे वो वही एजुकेशन का जो एक बेस होता है, उनकी जो भी सिस्टम हमारा एजुकेशन का है वो उनको वही बनाता है दैट यू आर द मास्टर, यू आर सुपीरियर, यू आर दिस, यू आर दैट। और उनकी मेंटेलिटी इस तरीके से डेवलप हो जाती है कि वो अपने आप को ही ऑल इन ऑल मानने लगते हैं। और यहाँ पर जीबी शो ब्लेम दे रहे हैं, किसको ब्लेम कर रहे हैं? हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम होता है, कि उसी ने ये एक इतनी बड़ी जो यहाँ पर मीन्स दोनों में इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है मास्टर क्लास में और स्लेव में, ये सिर्फ किसके कारण आया है? इन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के कारण आया है। इस एजुकेशन सिस्टम ने ही इसको इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है सोसाइटी में या किसी कंट्री में, कि दो तरह की क्लास हो गई है, मास्टर क्लास और लेबर क्लास। अब यहाँ पर देखिए ब्रीफ में अगर इसको समझें कि जो पढ़े लिखे लोग, मीन्स जो एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो हमेशा क्या मानते हैं कि उनको स्पेशल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या इलिटरेट या लेस एजुकेटेड होते हैं, कि उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी भी कॉलेज, किसी भी सर्विस पर आप देखिए कि वहाँ पर जो लो लेबर होती है उसका काम ही यही होता है कि जो हाई एजुकेटेड या पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उनको क्या करें? हमेशा उनकी सेवा करें। तो सुपीरियर किसको माना जाता है? जो एजुकेटेड लोग होते हैं। इन्फीरियर किसको माना जाता है? जो उनसे लेस एजुकेटेड होते हैं। गुड। और ये सब हमारा अगर अगर देखिए एजुकेशन ही ना हो, अगर हम सब एजुकेटेड ही ना हो या सब सेम एजुकेशन हमारे पास हो, तो फिर ये जो इतना बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है, प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आ रही है, ये नहीं आएगी। क्योंकि फिर कोई भी अपने आप को सुपीरियर या इन्फीरियर फील नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंग टू जीबी शो ये सब क्रिएट किया जा रहा है कहाँ पर? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। और हमारे एजुकेशन सिस्टम ही इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, स्लेवरी सिस्टम को। और जो ये हमारा मास्टरी क्लास है यहाँ पर, तो ये मास्टर क्लास और स्लेव क्लास, इन दोनों में और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और ये उनके बच्चों को सिखा दिया जाता है स्कूलों में ही। जो ये जेंटलमैन होते हैं, इनके बच्चों को ये सब सिखाया जाता है, बताया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में और फिर यूनिवर्सिटी में। जितना ज़्यादा वो एजुकेशन लेते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। इज़ मच मोर थ्रू आउटली टेकन इन बाय द फॉल्सिफाइड हिस्ट्री। और ये सब उनको एजुकेशन से कैसे समझाया जाता है? अब देखिए यहाँ पर जीबी शो कितना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं।
जो करिकुलम होता है कि करिकुलम में या सिलेबस में क्या होता है, हिस्ट्री को फॉल्सिफाई किया जाता है। कभी भी स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री को एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, हिस्ट्री को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो रियल हिस्ट्री होती है उसे छिपा लिया जाता है। और हिस्ट्री को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, जो गलत हिस्ट्री होती है, मीन्स हमें कभी सही बात बताई ही नहीं जाती। हमारे सामने जो हिस्ट्री रखी जाती है, हमें क्या पता कि वो कितनी सही है। और इन करिकुलम में ये कहाँ से सीखते हैं, क्योंकि जो फॉल्सिफाई किया जाता है हिस्ट्री को, गलत उनको इतिहास बताया जाएगा, डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी उनको सिखाई जाएगी। और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरी तरह से क्या है, इसको क्या माना है जीबी शो ने, ये डिसऑनेस्ट है। ओके, जो पूरी तरह से बेईमानी है। ये जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इट इज़ फुल ऑफ डिसऑनेस्टी एंड द स्नॉबरी टॉट इन दीज प्लेसेस देन एनी वर्कर कैन पॉसिबली बी। और ये सब इन प्लेसेस पर सिखाया जाता है। ओके, इन प्लेसेस से मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में फॉल्स हिस्ट्री, डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड द स्नॉबरी, ये सब सिखाया जाता है यहाँ पर। और कोई भी वर्कर वो नहीं इनको सीखेगा। और ये सब चीज़ें किसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जो एजुकेशन लेता है, जो एजुकेटेड है, वो इन सब बातों से काफ़ी जल्दी वो इम्प्रेस्ड हो जाता है या इफ़ेक्ट होता है। और ये सब बातें किस पर इफ़ेक्ट नहीं डालती, जो वर्कर होता है, जो स्लेव होते हैं, क्योंकि वो लेबर है, वो वर्कर्स होते हैं, उनका इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। उनको ये इतना इजीली इफ़ेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि वो तो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं हैं, वो तो इस तरह की एजुकेशन लेते ही नहीं हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती हैं, किससे करती हैं, ये गलत बातें जो हमें सिखाई जाती हैं, ये उन लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उनको जो बता दिया जाता है वो उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो बुकिश बातों पर ही विश्वास करते हैं। उनको बताया जाता है कि आप क्योंकि एजुकेशन ले रहे हैं तो आप दूसरों से डिफरेंट हैं, आप सुपीरियर हैं, आप जेंटलमैन हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, वो आपसे बिल्कुल अलग हैं, मीन्स अब उनको आपकी सेवा करनी चाहिए। बिकॉज द जेंटलमैन्स एजुकेशन टीचिस हिम, क्योंकि ये सब कौन सिखाता है उनको, वो जो जेंटलमैन है ना, उनकी एजुकेशन ही तो उन्हें ये सब सिखा रही है। और क्या सिखा रही है, दैट ही इज़ अ वेरी फाइन फेलो। अदरवाइज उसको किसने बताया कि वो इन लोगों से अलग है, इंसानों में ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया। ओके, अब यहाँ पर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम है कि जिसने इस तरह का एक गैप, इतना ज़्यादा ब्रीच दोनों में क्रिएट की है, मास्टर में, स्लेव में या इंसानों में, कि मैन को मैन का गुलाम बना दिया। एक मैन मास्टर बन गया, दूसरा मैन को उसने अपना गुलाम बना लिया। इट ऑल हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और उसकी एजुकेशन, जो जेंटलमैन एजुकेशन ले रहा है, वही सेम उसके बच्चे भी फिर उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उसकी थिंकिंग को इस तरह से शेप दे दी गई है कि वो सुपीरियर है। फिर वही सेम थिंकिंग वो किसको देता है, अपने बच्चों को देता है। उसके बच्चे भी यही मानते हैं कि हम मास्टर हैं और ये हमारे सर्वेंट हैं, अब ये हमारी सेवा करेंगे। तो ये क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये मास्टरी जो उनकी होती है, ये चलती रहती है और ये कभी भी रुकती नहीं है। सो नाउ जीबी शो सेज द जेंटलमैन्स एजुकेशन टीचिस हिम दैट ही इज़ अ वेरी फाइन फेलो, कि वो क्या है, वो फाइन है। फाइन से मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा है, उन लोगों से वो बेटर है, उन लोगों से अच्छा है। किन लोगों से, जो सर्वेंट है, जो एजुकेशन गेन नहीं कर पाए हैं, और वो उनसे क्या है, फाइन है। ओके, और सुपीरियर है। किससे सुपीरियर है, जो ये कॉमन रन ऑफ मैन, और ये जो कॉमन पर्सन है, मीन्स उनको वो क्या मानता है, ऑर्डिनरी है, ये कॉमन है, मैं फ़ाइन हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, आई एम बेटर, ओ आई एम द बेस्ट, इस तरह की जो उसकी सोच हो जाती है। कॉमन रन ऑफ मैन, और ये जो कॉमन रन ऑफ मैन से मतलब यहाँ पर स्लेव, सर्वेंट, लेबर, और जो ये वेजिस पर काम करते हैं, और इनकी ड्यूटी क्या है, क्योंकि मैं फ़ाइन फेलो हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, इनसे बेटर हूँ, तो इनकी ड्यूटी क्या है कि अब ये मेरी सेवा करें। ओके, कितनी बड़ी बात यहाँ पर जीबी शो ने कही है कि एक इंसान अपने आप को क्या मानता है कि वो उनसे बेटर है, वो उनसे बड़ा है, वो उनसे ज़्यादा अच्छा है,
और सुपीरियर है हर चीज़ में। तो अब ये जो सुपीरियर नहीं है, फाइन नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, क्यों नहीं है वो अच्छे लोग? क्योंकि वो एजुकेशन गेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं है वो बेटर या सुपीरियर उनसे? क्योंकि उन्होंने ये सब गलत बातें उनको नहीं उनकी समझ में आई। ये फॉल्स हिस्ट्री, डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये स्नॉबरी, ये टीचिंग्स, ये सब वो नहीं समझ पाए। तो जो लोग सही चल रहे हैं वो उनको गलत मानते हैं, और जो गलत चल रही हैं वो अपने आप को सही मान रहे हैं कि नहीं, हमें तो यही सिखाया गया है, बुक्स में ये लिखा है, हमारे सिलेबस में हमें ये बताया गया, स्कूल कॉलेजेस प्रोफेसर्स झूठ नहीं पढ़ाते हैं, बोलते हैं, तो ये सब सही है। और अब वो मानते हैं कि अब इनकी ड्यूटी क्या है, जो इन्फीरियर हैं, कि अब वो क्या करेंगे, वो हमारी सेवा करेंगे, वो हमारे क्लोथ को साफ़ करेंगे, वो हमारे जो भी बर्डन है, हमारे पार्सल्स हैं, उनको कैरी करेंगे। मीन्स जो भी ये फिजिकल वर्क होता है, अब ये हम नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। कपड़े धोना, सफाई करना, और जो भी बर्डन होता है, पार्सल्स होते हैं, लगेज होता है, उसको कैरी करना, सामान को जिसे बोलते हैं ढोना, ये हमारा काम नहीं है। इस तरह का जो भी फिजिकल वर्क है, इन्फीरियर वर्क है। अब देखिए, ये किसने डिसाइड किया कि कौन सा काम सुपीरियर है, कौन सा काम इन्फीरियर है? तो ये सब एक लिस्ट में डाल दिए गए काम कि इन्फीरियर वर्क्स हैं। और ये क्योंकि इन्फीरियर वर्क्स हैं, तो ये सब किसको करने चाहिए? इट मस्ट बी डन ओनली बाय दीज सर्वेंट्स। ये सर्वेंट्स करेंगे, लेबर करेगी, या ये स्लेव करेंगे। तो इन्फीरियर लोग इन्फीरियर काम करेंगे और सुपीरियर लोग सुपीरियर काम करेंगे। अब मैन को सुपीरियरिटी फील्ड में रखा गया है, क्लास में रखा गया है, तो उनके कामों को भी, उनके जितनी भी उनके सर्विस या वर्क्स हैं, उसको भी उसी तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया है कि ये इन्फीरियर वर्क है और ये सुपीरियर वर्क है। अब आपने जब देखा हमारा इससे स्टार्ट हुआ था, तो जीबी शो ने कहा था कि काश कोई एक ऐसा नियम या कानून बन जाए कि दुनिया का हर काम हम अपने हाथों से करें, अपना ब्रेन यूज़ करें, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और इसको छोटा या बड़ा मानने वाले कौन हैं? ये हम ही डिसाइड करते हैं। हमने ही इसको बनाया हुआ है कि ये काम छोटा है, और ये पानी पीना बड़ा काम है, लेकिन पानी लेकर आना, ओके, वो छोटा काम है। तो क्योंकि वो छोटा काम है, हम पानी अपने हाथ से नहीं लेंगे, वो ये लोग करेंगे जो इन्फीरियर हैं, जिन्होंने एजुकेशन गेन नहीं की है। अब ये क्या काम करेंगे? इनकी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है? इनको काम बताना। और इनकी हम क्यों काम इनको बताएंगे? क्योंकि हम तो सुपीरियर हैं, हम तो फाइन पर्सन हैं, और इनकी ड्यूटी क्या है? हमारी सेवा करना, हमारा सामान उठाना, हमारे कपड़े ब्रश करना, और हमारे लिए क्या करना? अर्न हिज इनकम फॉर हिम। अब ये हमें कमा कर देंगे, मीन्स ये हमारे लिए पैसा कमाएंगे। गुड। तो जितने भी लेबर, जैसे अब देखिए, जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में लेबर होती हैं, वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, या एम्प्लॉय होते हैं, जो वेजेस पर भी काम करते हैं, वेजेस पर ही कहेंगे उनको। ये नहीं है कि अगर किसी को सैलरी मिल रही है, अच्छा रेमनरेशन मिल रहा है, तो वो वेज पर काम नहीं कर रहा है। सभी को यहाँ पर जीबी शो ने कहा है कि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, 8 से 14 घंटे काम कर रही हैं, वो सभी क्या है? वेजिस एंड स्लेव। वेजिस स्लेव उनको माना गया है कि हम सभी गुलाम हैं, क्योंकि हम सब दूसरे आदमी के लिए काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में मालिक एक होता है, उसके अंडर में जितने भी काम कर रहे हैं वो सब क्या हैं? उसके गुलाम हैं, और वो उसको पैसे कमा कर दे रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो किसके लिए इनकम बना रहे हैं, किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? अपने मास्टर के लिए। और वो उनसे अर्निंग करवा रहा है, वो खुद अर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो फाइन है, सुपीरियर है, वो उनसे अर्निंग करवा रहा है। एंड एज ही ट्रूली एग्रीज विद दिस व्यू ऑफ हिमसेल्फ, और वो पूरी तरह से इस बात से एग्री भी करता है, वो कंसेंट भी देता है, वो मान लेता है कि ये जो भी चल रहा है सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। उसको ये सिस्टम इतना अच्छा लगता है। जो एजुकेटेड पर्सन है, जो जेंटलमैन है या उनका मास्टर है, उसको ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, कि क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रह रहा है, उसे इतने सारे सर्वेंट्स या लेबर मिल रही है काम करने के लिए, जिसको वो चाहे अपने अपने हिसाब से उनको वो सैलरी देता है, या वेजेस देता है उनको, या अपने ही हिसाब से वो क्या करता है, उनके लिए टाइम सेट करता है। तो यहाँ पर उसको लगता है कि वो पूरी तरह से सहमत है कि ये जो भी चल रहा है सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा है और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ही ऑनेस्टली बिलीव्स
दैट द सिस्टम विच हैज़ प्लेस्ड हिम, और हिम ही से मतलब यहाँ पर जेंटलमैन, मास्टर, ओके, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फैक्ट्रीज ओनर होते हैं, तो वो पूरी तरह से ऑनेस्टली, मीन्स उसे कहीं कोई शक नहीं होता, वो पूरा बिलीव करता है कि ये सिस्टम किसका सिस्टम, कि आप सुपीरियर हैं, आप काम नहीं करेंगे और आप काम करवाएंगे किनसे, जो इन्फीरियर हैं। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है किसी भी कंट्री में, इसने उस मास्टर को, उस जेंटलमैन को किस प्लेस पर रख दिया है, क्या उसे जगह दी है, उसे तो बेस्ट जगह दी ना इस सिस्टम ने, तो वो क्यों शिकायत करेगा। वो पूरी तरह से क्या बिलीव करता है, दैट द सिस्टम विच हैज़ प्लेस्ड हिम इन सच एन एग्रीएबल सिचुएशन, उसकी सिचुएशन कितनी बेस्ट बना दी है इस सिस्टम ने। जो भी हमारा सिस्टम है हमारे कंट्री का, इस सिस्टम ने सबसे ज़्यादा जो एक कंफर्टेबल सिचुएशन प्रोवाइड की है, एग्रीएबल सिचुएशन, इतनी आराम की ज़िंदगी अगर किसी को दी है तो वो किसको दी है, इन जेंटलमैन को, इन एजुकेटेड पर्सन को, या इन मास्टर्स को ही तो दी है। तो वो क्या उसको गलत मानेगा उस सिस्टम को, उसके लिए तो सब कुछ बढ़िया है, वो क्यों इसके अगेंस्ट जाएगा, वो क्यों प्रोटेस्ट करेगा, क्योंकि उस सिस्टम ने उसके लिए सब कुछ किया है। कौन सी क्लास के लिए, मास्टर क्लास के लिए, उसको इस एग्रीएबल सिचुएशन में रखने का काम इस सिस्टम ने ही किया है। एंड डन सच जस्टिस टू हिज मैरिट्स, और उसको क्या लगता है मास्टर को, कि जो भी मेरी मैरिट्स है, मीन्स वो मानता है कि ये सब मेरे अंदर टैलेंट है, ये मेरे वर्चूज़ हैं, मेरे अंदर कुछ बात है, तभी तो मैं आज सुपीरियर हूँ। और मेरी इस टैलेंट को, मेरी इस मेरिट को अगर किसी ने समझा है, किसी ने जाना है, इसके साथ अगर किसी ने जस्टिस किया है, तो वो कौन है, ये हमारा सिस्टम है। और उसने मुझे इतने अच्छे पोस्ट पर, इतनी अच्छी सिचुएशन में रखा है, इतना बेस्ट मुझे प्लेस दिया है कि मैं इनसे बेटर हूँ। इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सिस्टम, और इससे अच्छा सिस्टम हो ही नहीं सकता मेरे लिए, क्योंकि आज अगर मेरी मेरिट को किसी ने जाना है, समझा है, तो सिर्फ यही सिस्टम है। अब यहाँ पर जेबी शो कहना चाहते हैं कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, कंफर्ट्स हैं, सब कुछ किसको मिलता है, जो मास्टर क्लास होती है उनके लिए सिस्टम में सब कुछ उन्हीं के लिए है। अब वो उनको प्रोटेस्ट क्यों करेगा, उसके लिए तो वो गवर्नमेंट, उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसने उसको इतना कुछ प्रोवाइड किया है उसे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एंड दैट ही शुड शेड हिज ब्लड एंड योवर्स टू द लास्ट ड्रॉप इन इट्स डिफेंस। अब वो सिस्टम को क्या करेगा, उसे ही फॉलो करेगा, उसे ही अच्छा बताएगा, और उस कोशिश करेगा कि ये सिस्टम हमेशा बना रहे, जरा सा भी इसमें कोई चेंज ना आए, यही सिस्टम बना रहे। कौन सा सिस्टम, कि मैं सुपीरियर रहूं, ये इन्फीरियर रहें, ये हमेशा मेरे लिए काम करते रहें, और मैं जैसे चाहूं इनसे काम लेता रहूं, और ये हमेशा मेरे लिए क्या करते रहें, ऐसे ही खून बहाते रहें। खून बहाने का मतलब ऐसे ही मेरे लिए पसीना बहाते रहें। तो कौन किसके लिए पसीना बहाता है, जो लेबर होती हैं, वर्किंग क्लास होती हैं, वो अपने मास्टर के लिए, अपने बॉस के लिए हमेशा पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं। और वो क्या करे कि शेड हिज ब्लड, मैं भी ऐसे ही अपना खून बहाऊं, और ये भी मेरे लिए अपना खून बहाए, अपना पसीना बहाए, टू द लास्ट ड्रॉप इन इट्स defense, okay, drop in its defense. But the great mass of our rack-rented, underpaid, treated as inferiors, cast off on the dole workers cannot feel so sure about it as the gentleman. लेकिन अब यहाँ पर वो किस क्लास की बात कर रही हैं, जो ये लेबर क्लास है, और ये कितने हैं, ग्रेट मास, ओके, बहुत ज़्यादा हैं ये, इनकी क्वांटिटी काफ़ी है, इतने ज़्यादा लेबर है, इतने ज़्यादा वर्कर्स हैं, और किस तरह के लोग हैं ये, रैक रेंटेड हैं, किराए पर रहने वाले हैं, जो पूरी तरह से होमलेस हैं और किसी तरह से रेंट देकर अपना गुजारा करते हैं, अंडर पेड हैं, इतनी ज़्यादा इनको सैलरी कम दी जाती है, इतनी कम सैलरी पर ये काम करते हैं, और किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है, जैसे इन्फीरियर्स को ट्रीट किया जाता है। मीन्स ये क्या माने जाते हैं, ये अंडर पेड हैं, रैक रेंटेड हैं, और इन्फीरियर्स की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। कास्ट ऑफ ऑन द डॉल वर्कर्स कैन नॉट फील सो श्योर, लेकिन जिस तरीके से मास्टर क्लास, जिस तरीके से जेंटलमैन थिंकिंग रखते हैं,
जैसा ये सोचते हैं या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं कि उनके साथ पूरी तरह से जस्टिस हुआ है, किसके साथ, उनके मेरिट्स के साथ, और जितनी भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो इस सिस्टम ने उनको प्रोवाइड की है। मीन्स दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द सिस्टम। ऐसा ये फील नहीं करते, और ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ग्रेट मास है, ये बहुत ज़्यादा हैं लोग। और हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा वर्कर्स हैं और उनका इतना बुरा हाल है, तो ये इस तरह की फीलिंग्स इनके अंदर क्यों नहीं आती, इस तरह का सेटिस्फैक्शन इनके अंदर क्यों नहीं है जैसा किसके अंदर है, एज द जेंटिल मैन। द फैक्ट्स आर टू हार्शली अगेंस्ट इट। और ये जितने भी फैक्ट्स हैं जो प्रेजेंट किए जाते हैं, ये कंप्लीटली क्या है, इनके अगेंस्ट हैं। इन हार्ड टाइम्स, और जो भी मुश्किल टाइम आता है, सच एज वी आर नाउ पासिंग थ्रू, जैसे कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी एक हार्ड टाइम चल रहा है, और अभी हार्ड टाइम किसका चल रहा है, वो किसकी बात कर रहे हैं, वी से मतलब कौन है यहाँ पर, ये लेबर, ये वर्कर्स, और जो भी स्लेव है यहाँ पर, जो वेजिस स्लेव हैं, कि इनका इस टाइम सबसे बुरा टाइम चल रहा है। देयर डिस्गस्ट एंड डेस्पेयर समटाइम्स लीड देम टू किक ओवर द ट्रेसेस। अब वो क्या करें, वो इतनी बुरे हालातों में रह रहे हैं, इतना कम उनको सैलरी या इतने कम वेजिस उनको दिए जाते हैं, काम उनसे पूरा लिया जा रहा है, इन्फीरियर उनको माना जाता है, अच्छे तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जाता। तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर फिर क्या इंक्रीज होती है, डिस्गस्ट एंड डेस्पेयर। और इतनी ज़्यादा उनके अंदर डेस्पेयर इंक्रीज हो जाती है, या इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कभी कभी ये डेस्पेयर, ये डिस्गस्ट किसके लिए, सिस्टम के लिए और उन मास्टर क्लास के लिए इतनी बढ़ जाती है कि यही उनकी हेट्रेड, यही उनकी डेस्पेयर उनको कहाँ लेकर जाती है, ये उनका डिप्रेशन कह सकते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, कि उनको फिर लीड करती है, कहाँ लेकर जाती है कि वो पूरी तरह से क्या करें, फिर मीन्स एक तरीके से किक ओवर द ट्रेसेस, की फिर उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। मीन्स वो एक तरीके से गलत दिशा में जाते हैं, गलत काम करते हैं, और ये उनको पूरी तरह से अपसेट कर देता है। और ऐसा अगर वो करते हैं तो फिर वो सिर्फ किसके कारण करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड दे हैव टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम मियर गैंगस्टरिज्म बाई सम। और जो ये गैंगस्टरिज्म होती है उनका, क्योंकि पूरी तरीके से उन्हें खुद नहीं मालूम होता, उनका डिप्रेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी नफ़रत ही उनको इस तरीके से वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और फिर क्या होता है कि फ़ायदा उठाया जाता है उनकी इस वीकनेस का, उनकी प्रॉब्लम्स का, उनके इस फ्रस्ट्रेशन का, और वो लोग फ़ायदा उठाते हैं कि जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए, जो लोग वीक होते हैं, हेल्पलेस या डाउन ट्रोडन होते हैं, ये जो लो क्लास के पीपल होते हैं, जब इनकी इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाता है, इनकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाता है, तो क्या होता है, देन सम नेपोलियनिक जीनियस, और फिर कोई नेपोलियन जैसा ही कोई जीनियस क्या करता है, जो इमेजिन करता है, जो बनना चाहता है, क्या, एम्पायरर, जो एम्बिशियस है और हमेशा सपना देखता है क्या बनने का, एम्पायरर बनने का। फिर इनमें इनकी उसी वीकनेस का कोई फ़ायदा उठाकर क्या करता है, इनका लीडर बन जाता है, या फिर वो इन्हीं के बेस पर किंग बनता है या एम्पायरर बनता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो उसको वहाँ तक लेकर जाते हैं। एंड हु हैज़ द क्रेज एंड ब्रेन्स एंड एनर्जी। और यहाँ पर ये किसकी बात कर रही हैं, उस कोई एक ऐसा जीनियस जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर पूरा क्रेज़ है, उसके अंदर विजडम है, एनर्जी है, कि वो क्या करे, टू जंप एट द चांस, कि इस चांस का, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए। मीन्स ये लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, इनकी इतनी बुरी कंडीशन होती है, और ऐसे में क्या होता है कि कोई भी नेपोलियनिक जीनियस टाइप का कोई भी लीडर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, और वो क्या करता है कि इनकी इमोशंस के साथ एक तरीके से खेलता है, इनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसको क्या बनना है, वो किसके सपने देख रहा है, एम्पायरर बनने के, और अपने क्रेज़,
अपनी इंटेलेक्चुअलिटी या अपनी एनर्जी के कारण वो क्या करता है कि इस चांस का पूरा फ़ायदा उठाता है। मीन्स अपना पूरा एनर्जी यूज़ कर कर फिर वो इनका लीडर बन जाता है। बट द या कह सकते हैं कि इनका हीरो बन जाता है, और वो उसको अपना हीरो बना लेते हैं। उनको लगता है कि शायद ये हमें इस बैड कंडीशन से बाहर निकालेगा, ये हमारी हेल्प करेगा, ये हमें फ्रीडम दिलवाएगा, और ये शायद हमारी इसके कारण हमारी जो आज इतनी बुरी हालत है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है? अब यहाँ पर जेबी शो उनके बारे में बात कर रही हैं कि जो इस तरह की ये स्लेव क्लास होती है, वर्कर्स या लेबर होते हैं, इनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है, फिर इनमें से ही कोई इनकी इस वीकनेस का फ़ायदा उठाता है। इनमें से कोई हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई लीडर या हीरो बनकर सामने आता है, लेकिन उसका अपना सेल्फ होता है, और वो इनको ये विश्वास दिलाता है कि वो जो भी लड़ाई लड़ रहा है, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, वो उनकी आवाज़ उठाएगा, वो उनके वेलफेयर के लिए कुछ बोल रहा है, और उनको वो एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेगा, और वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। बट द स्लेव्स हु गिव थ्री चीयर्स फॉर द एम्पायर, और फिर वो उनका लीडर बन जाता है, उनका हीरो बन जाता है। जो ये नेपोलियनिक जीनियस टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि काफ़ी करेजियस होते हैं, इनके अंदर पूरी तरह से एक एबिलिटी होती है, सोचने समझने की एनर्जी होती है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की। और ये क्लास, क्योंकि ये पहले स्लेव थे, अब भी स्लेव ही रहते हैं, बस अब भी इसी भ्रम में रहते हैं कि जो इनका वेल विशर है, जो इनका हीरो है, वो उनके लिए कुछ करेगा। और वो क्या करते हैं? अब वो उसकी जय जयकार करते हैं। पहले किसकी जय जयकार कर रहे थे? जो मास्टर क्लास थी, जो एक सिस्टम था। लेकिन अब उस हीरो की, अपने उस लीडर की ये जय जयकार करते हैं, चीयर्स करते हैं उसके लिए। फॉर द एम्पायर माइट जस्ट एज वेल हैव मेड अ क्रॉस ऑन अ ब्रिटिश और अमेरिकन बैलेट पेपर। उनको लगता है, वर्किंग क्लास को, कि शायद अब हमें फ्रीडम मिल जाएगी, अब हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सिंपल क्या है, बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि क्रॉस, सिंपल एक डॉट होती है, क्रॉस होता है किस पर? ब्रिटिश और अमेरिकन बैलेट पेपर। ये फ्रीडम, ये सब उनकी लाइफ का बेटरमेंट सिर्फ पेपर पर ही काम चलता है, रियलिटी में कुछ नहीं होता। जैसे पेपर पर साइन कर देते हैं, एक ट्रीटी हो जाती है, और एक डॉट टाइप का कि क्रॉस कर दिया कि हाँ स्लेवरी ख़त्म हो रही है, और इनकी इतनी बुरी जो भी कंडीशन है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ये सब पेपर वर्क होता है। जैसे कि ब्रिटिश और अमेरिकन बैलेट पेपर एक क्रॉस बना देते हैं, एज फार एज देयर फ्रीडम इज़ कंसर्न, जहाँ तक उनकी फ्रीडम की बात है। मीन्स उनकी फ्रीडम कभी भी उन्हें नहीं दी जा सकती। वो हमेशा स्लेव रहेंगे, हमेशा वेजिस स्लेव रहेंगे, और कभी भी उनकी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जब गवर्नमेंट इस बारे में या सिस्टम इस बारे में बात करती है, यहाँ तक कि उनके जो हीरो होते हैं, उनके वेल विशर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? सिर्फ पेपर वर्क चलता है। मीन्स पेपर पर उनकी फ्रीडम को शो किया जाता है कि हाँ स्लेवरी ख़त्म हो चुकी है, एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमिलिएशन, और ये जो भी एक ब्रीच है मास्टर क्लास और जो ये स्लेव क्लास है, इसके बीच ये सब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रीडम उनको मिलती है, राइट, नो डाउट फ्रीडम उनको मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है फ्रीडम? सिर्फ बैलेट पेपर पर, जो किसके बीच होते हैं? ब्रिटिश और अमेरिकन। तो जैसे कि आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी रैलीज निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, और प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्लानिंग्स की जाती हैं, शो ऑफ किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में काम कुछ नहीं किया जाता। इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के बारे में, इनके बेटरमेंट के बारे में। जो ये वर्कर्स होते हैं, जो भी ये डाउन ट्रोडन हेल्पलेस वर्कर्स होते हैं, इनकी इतनी बुरी लाइफ की कंडीशन होती है, जीबी शो बता रही हैं कि इनको इन्फीरियर की तरह ट्रीट किया जाता है, इनको इतनी कम वेजेस पर रखा जाता है, काफ़ी घंटों इनसे काम लिया जाता है, ओवर वर्क, जो इनकी जो जिसे कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई भी इनके बारे में नहीं सोचता। अगर कोई सोचता भी है तो वो भी अपने बारे में, क्योंकि वो एम्बिशियस है, उसको क्या बनना है? हीरो बनना है या लीडर बनना है। सो फार आई हैव मैंशनड नथिंग, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है।
ओके, सो फार आई हैव मैंशन, अभी तक जो भी मैंने ऊपर कहा है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, वो तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, बट प्लेन नेचुरल एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अभी मैंने रियलिटी बताई नहीं है, मैंने तो वो सिंपल बिल्कुल जो नेचुरल फैक्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, सिर्फ वो मैंने दिए हैं, इससे अलग तो और मैंने कुछ अभी कहा ही नहीं। आई ड्रो नो कंक्लूजन्स, अभी मैं तो किसी कंक्लूजन पर ही नहीं आया, मीन्स मैं तो सिर्फ क्या बता रहा था अब तक, फैक्ट्स बता रहा था, और कौन से फैक्ट्स जो नेचुरल हैं, सिंपल बिल्कुल जो नेचुरल हैं और जो हिस्टोरिकल हैं, लेकिन अभी मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं आया। फॉर दैट वुड लीड मी इनटू कंट्रोवर्सी, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा कोई भी किसी तरह की बातों को मेंशन करूँगा, इससे ज़्यादा अगर मैं फैक्ट्स प्रोवाइड करूँगा, या अगर मैंने अपनी तरफ से कोई भी किसी भी कंक्लूजन पर मैं आता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जीबी शो को अपनी लिमिट्स पता है, एज अ राइटर उनको पता है कि अगर और ज़्यादा उन्होंने डिटेल में कुछ भी मेंशन किया, कुछ और बातें की, किसी भी तरह का कोई भी कंक्लूजन उन्होंने ऐसे निकाला, उनको पता है कि वो भी फ्री नहीं है। इवन आर राइटर इज़ ऑल्सो नॉट फ्री टू से और टू राइट एनीथिंग, और इसीलिए वो कह रही हैं कि इससे ज़्यादा अगर मैं किसी कंक्लूजन पर आता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, दैट विल लीड मी इनटू कंट्रोवर्सी, तो मैं किसी विवाद में पड़ जाऊँगा, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, एंड कंट्रोवर्सी वुड नॉट बी फेयर, और मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी किसी भी तरीके से ठीक होगी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि किसी तरह का कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हो, और कंट्रोवर्सी वुड नॉट बी फेयर, और ये तब तो बिल्कुल भी सही नहीं होगी व्हेन यू कैन नॉट आंसर मी बैक, मीन्स आप तो मुझे आंसर नहीं दे सकते ना, हु कैन आंसर, क्योंकि वो जो लिख रहे हैं, अब कोई भी उनको आंसर, रीडर्स तो उनको आंसर नहीं दे सकते, और रीडर्स क्योंकि उनको आंसर नहीं करेंगे तो वो ये अब शो नहीं कर सकते ना कहीं भी कि मेरे फेवर में इतने हैं, या मेरे फॉलोवर्स इतने हैं, या इतने लोगों ने मुझे कंसेंट दी है, और ये कंट्रोवर्सी जब तो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, जब आप मुझे किसी तरह का आंसर ही नहीं दे सकते। आई एम नेवर कंट्रोवर्शियल ओवर द वायरलेस, और क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह का कोई आंसर नहीं है, मीन्स मेरा आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ मैं ही यहाँ पर लिख रहा हूँ, और मुझे किसी तरह का, मैं इस तरह का कंट्रोवर्शियल पर्सन नहीं हूँ, नहीं मुझे कोई कंट्रोवर्सी चाहिए, वो भी किस पर, जो वायरलेस थिंग्स होती हैं। आई डू नॉट इवन आस्क यू टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन, जब मैं ही किसी कंक्लूजन पर नहीं आया, मीन्स कहीं ना कहीं जब मुझे ही कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, और मैं तो आपसे ये भी नहीं पूछता, यहाँ पर वो रीडर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, आई डोंट इवन आस्क यू टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन, और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप भी किसी कंक्लूजन पर आ जाइए, फॉर यू माइट ड्रॉ सम वेरी डेंजरस वन, क्योंकि मेरा कंक्लूजन तो इतना डेंजरस नहीं होगा जितना आपका हो जाएगा, आप मुझसे भी ज़्यादा डेंजरस कंक्लूजन पर आ सकते हैं, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप किसी कंक्लूजन पर ना आए, अनलेस यू हैव द राइट सॉर्ट ऑफ हेड फॉर इट, और कब तक, अनलेस जब तक आपको सही ना पता हो, जब तक आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो कि आप ये समझ सकें कि आप क्या कंक्लूज़न देना चाहते हैं, मीन्स जब तक आप इतने ब्रेव या बोल्ड ना हो जाएं कि आप किसी कंक्लूज़न पर आ जाएं, आप किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट बन सके, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप किसी भी इस तरह के डेंजरस कोई भी बात को कंक्लूड ना करें, अनलेस यू हैव द राइट सॉर्ट ऑफ हेड, जब तक आपके पास राइट इंटेलेक्चुअलिटी ना हो या फैक्ट ना हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट दो नबडी लाइक्स टू बी कॉल्ड अ स्लेव, और हमेशा याद रखना कि कोई भी नहीं चाहता कि उसे क्या कहकर बुलाया जाए, उसे एक स्लेव, उसे एक गुलाम कहकर बुलाया जाए, कोई भी इसे पसंद नहीं करता, एंड इट डजेंट फॉलो दैट स्लेवरी इज़ अ बैड